आज का जो वेबिनार है, इट इज़ अरेंज्ड बाय महासेवा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक रमेश प्रभु सर, पार्थ सारथी सर and Sunil Sharma ji for conducting such nice knowledge sharing webinars. So आज का जो topic है that is construction management plan, and another presentation is regarding handing over possession of residential flat, shops and offices. अभी ये जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लान है ये एग्जैक्टली क्या होता है? तो सर दिस इज बेसिकली अ एसओपी, दैट इज सिस्टम ऑपरेटेड मैनुअल है ये, और ये एक ओवरव्यू है जो अपना जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटी होती है तो उसको ये पूरा गवर्न करता है. इट इज़ अ रोड मैप ऑफ योर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क. बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लान है ये अपने को डे टू डे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसमें क्या डिसिप्लिन होनी चाहिए, और ये जो काम अपना कंस्ट्रक्शन का जो चालू होता है इसमें कभी गड़बड़ आती है तो हमको यही कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लान एसओएस प्लान ऑफ एक्शन दे देता है, जिसके वजह से हमारा जो कंस्ट्रक्शन काम है वो पूरी तरह से एग्जैक्टली डिसिप्लिन एंड क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से बराबर पटरी पे चलता है. अभी ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लान, ये जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है, बेसिकली ये प्रोजेक्ट इंजीनियर ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लान तैयार करता है और आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अप्रूव करते हैं. अभी इसमें क्या क्या होता है? अभी इसमें महत्वपूर्ण एक बात है कि डॉक्यूमेंटेशन. अभी ये कंस्ट्रक्शन प्लान में डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या क्या होता है? जो अपना साइट ऑफिस हम इरेक्ट करेंगे तो साइट ऑफिस में कौन से डॉक्यूमेंट होना बहुत ही अनिवार्य है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द टेंडर डॉक्यूमेंट विथ लिस्ट ऑफ एमिनिटीज. जो सोसाइटी ने रीडेवलपमेंट करते समय जो टेंडर निकाला था, जो टेंडर पूरी अपने प्रोजेक्ट की मैं बोलूँ कि गीता बाइबल कुरान है, वो टेंडर डॉक्यूमेंट अपने साइट ऑफिस में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये टेंडर डॉक्यूमेंट में ऑल ये जो आपने टेक्निकल, कमर्शियल और लीगल टर्म्स कंडीशंस है ये टेंडर डॉक्यूमेंट में होते हैं. दूसरी चीज़ अपनी जो लिस्ट ऑफ एमिनिटीज़ है ये टेंडर डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें स्पेसिफिकेशंस, ब्रांड और मेक, इसका भी इंफॉर्मेशन इसमें होता है. तो काम करते वक्त कॉन्ट्रैक्टर को जरा भी अड़चन नहीं आएगी कि क्या क्या डेवलपर ने सोसाइटी में कमिट किया हुआ है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एग्रीमेंट विदाउट कमर्शियल फिगर्स, कि ये एग्जैक्टली कितना कॉर्पस दे रहा है, रेंट कितना दे रहा है, एरिया कितना दे रहा है, ये साइट के लोगों को मालूम होने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो मेरे ख्याल में ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट विदाउट कमर्शियल ऑफर ये होना चाहिए. दूसरी चीज़ पावर ऑफ अटर्नी, जिसमें डेवलपर को हम राइट देते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी डेवलपर ने क्या क्या काम करने हैं. तो कभी भी कोई भी एनओसी के लिए या काम करते समय कोई एप्लीकेशन करना है तो प्रोजेक्ट इंजीनियर कैन यूज दी कॉपी ऑफ दैट पावर ऑफ अटर्नी एंड गो अहेड विद इट. दूसरी चीज़ जो आईओडी है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, जो म्यूनसिपल अप्रूव्ड प्लान्स है, ये सब अपने रिकॉर्ड पे होना चाहिए. कभी कभी कॉरपोरेशन से भी कोई इंजीनियर समझो विजिट को आए, चेकिंग को आए, तो अपने पास ये साइट पे होना अनिवार्य है. इट इज़ अ टर्म ऑफ आवर आईओडी एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट. नेक्स्ट इज वर्किंग ड्राइंग. जो गुड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्किंग ड्राइंग आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, एमईपी कंसल्टेंट, इन्होंने जो रिलीज किए हुए हैं ये साइट पे होने चाहिए, जिसके कारण अपने प्रोजेक्ट इंजीनियर और क्वांटिटी सर्वेयर आने वाले कंस्ट्रक्शन की पूरी क्वांटिटी निकाल सकेंगे और डे टू डे प्लानिंग कर सकेंगे. जब ये हमारा काम शुरू होता है तो हमारी जो एक्सकेवेटेड मिट्टी है वो अपने को प्लॉट के बाहर लेके जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक्सकेवेशन की रॉयल्टी भरनी पड़ती है, और वो रॉयल्टी भरने के लिए उनकी परमिशन आवश्यक है. ये परमिशन की कॉपी भी साइट पे होना अनिवार्य है. दूसरे इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो लेबर इंश्योरेंस वगैरह जितने भी प्रकार के इंश्योरेंस है, आगे के प्रेजेंटेशन में मैं सब वो एक्सप्लेन करूँगा. तो ये सब इंश्योरेंस की कॉपीज साइट में होना जरूरी है. दूसरी चीज़
जो साइट मैनेजमेंट प्लान होता है, तो साइट मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या होता है, जब भी अपना साइट इरेक्ट होता है उसके पहले जब ये आरसीसी ड्राइंग बनते हैं, तो आरसीसी ड्राइंग तभी बनते हैं जब भी हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर को जियो टेक्निकल सर्वे रिपोर्ट देंगे। अभी ये जियो टेक्निकल सॉइल रिपोर्ट में क्या होता है, तो बिलो ग्राउंड व्हाट इज द स्ट्राटा ऑफ सॉइल, जैसे कि 4-5 फुट समझो लूज सॉइल है, इसके बाद कॉम्पैक्टेड सॉइल है, देन देयर कुड बी सम जो मुरुम है, उसके बाद में वेरी हार्ड मुरुम है, इसके बाद में सम ब्रोकन स्टोन है, इसके बाद एकदम हार्ड स्टोन है। या मुंबई में जो भी समुंदर के नज़दीक प्लॉट है, तो 30-30 40-40 फुट तक आप एक्सकेवेट भी करेंगे तो आपको सैंड लगेगी, समुंदर की मट्टी लगेगी, तो उसके लिए हमको फाइलिंग करना जरूरी है। तो ये सब डिसीजन लेने के लिए ये सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जरूरी है। और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन वर्क एंड एनी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग ये अपने को रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज लोकेशन सर्वे ऑफ बोरवेल। अभी जो बोरवेल हम कंस्ट्रक्शन वाटर समझो कॉरपोरेशन से इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी जब ये वाटर शॉर्टेज होती है तो अप्रैल मई महीने में हमको पानी की बहुत किल्लत आती है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि मुंबई में या इवन मुंबई के बाहर कंस्ट्रक्शन के लिए हम बोरवेल डिग करेंगे तो उसका पानी हमको इस्तेमाल करने को आसानी होती है। और दूसरा वो मुफ्त पानी है, उसका कोई कमर्शियल रेट से हमें पैसा नहीं देना है। ओनली थिंग वी नीड टू कंफर्म द पोर्टेबिलिटी ऑफ दैट बोर वाटर, क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा हो गया तो कंक्रीट के ऊपर जब भी हम क्यूरिंग करते हैं या कंक्रीट में पानी मिक्स करते हैं तभी उसकी क्वालिटी अचीव होना मुश्किल है। जनरली एज पर वास्तु बोरवेल या पानी की जगह नॉर्थ ईस्ट में है, तो जब भी हम साइंटिफिक सर्वे करेंगे तो कोशिश करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कितने अच्छे पानी की लोकेशन है। इफ़ यू डोंट गेट एनी गुड लोकेशन इन नॉर्थ ईस्ट, सो वास्तु बाजू में रख के जहाँ भी पानी मिले हमको बोरवेल ठीक करनी है। दूसरी चीज़, हम जब भी साइट इरेक्ट करते हैं तो रीडेवलपमेंट में फर्स्ट जो अपना काम होता है दैट इज डिमोलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। जहाँ एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर्स रहते हैं, तो जब भी वो पोजेशन हैंड ओवर करेंगे तो हमको वो जो है इमारत हमको गिरानी है विथ ऑल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रिकॉशंस। उसके बाद जब ये बिल्डिंग हम गिराते हैं उसके बाद क्लीनिंग एंड लेवलिंग, इट हैज़ टू बी प्रॉपरली लेवल्ड। जो भी अनवांटेड ट्रीज है बुशेस है वो काट के हमको जमीन जो है एकदम प्रॉपर लेवल्ड करनी है। अभी ये प्रेजेंटेशन में मैंने रीडेवलपमेंट के साथ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मींस डेवलपर के वो जो प्रोजेक्ट है जो खुली जमीन में हम नई इमारत बनाते हैं, तो वो भी सिनेरियो मैंने इसमें कंसिडर किया हुआ है। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में बहुत बार हमने देखा है कि उसके पहले कोई खेती वगैरह होती है तो उसमें जो भी जड़वड़ है वो काट के हमको लेवल प्रॉपर करना है। यदि कोई बड़ी पेड़ है, बड़ा ट्री है और वो हमारे काम के बीच में आ रहा है, देन वी हैव टू अप्लाई टू कॉर्पोरेशन फॉर ट्री कटिंग एंड रीप्लांटेशन। ओके, हमको कोई भी विदाउट ट्री एनओसी कोई भी बड़ी ट्री या पेड़ पौधा काटना नहीं है। इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस है, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद हमको कंटूर सर्वे करना पड़ता है। ये कंटूर सर्वे में बेसिकली अपना प्लॉट और अपने प्लॉट के सामने जो रोड है उसकी रोड लेवल और उसके नीचे जो ड्रेनेज लेवल है उसके भी इन्वर्ट लेवल जितने हो सके उतने लेवल्स, देन फिजिकल फीचर्स लाइक योर ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल, कोई अपना मीटर का बॉक्स है, ट्रांसफार्मर है, कोई ओवरहेड केबल या कोई वायर्स जा रही है, तो ये सब फिजिकल फीचर्स भी ये सर्वे प्लान में हमको डिमार्केट करने हैं, जिसके वजह से हमको मेनली समझ आता है कि व्हाट इज द रोड लेवल। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिजाइन आवर फिनिश रोड लेवल एंड फर्दर टू आवर प्लिंथ लेवल। तो आगे चल के भी 20 बरस बाद कोई भी 2-4 घंटा ज़्यादा बारिश होवे तो अपने प्लॉट में वाटर लॉगिंग ना हो जाए। दूसरी चीज़ ये साइट मैनेजमेंट प्लान में लेबर हटमेंट्स, उनके टॉयलेट, नहाने की व्यवस्था
कहाँ होगी ये हमको बराबर से लोकेट करना है, जिससे बांधकाम में कोई हमको अड़चन नहीं आ जावे. Those labor harassments won't obstruct our construction activity. Then the site office. The site office should be techno savvy. Basic जो requirement है, steel lockable covered chair, table, computer or a laptop, required stationery, all technical equipment like first aid box. Okay, ये अपने ये पूरे साइट ऑफिस में इंक्लूडिंग ऑल टेक्निकल इक्विपमेंट्स जो हमको काम के लिए लगेगी. सो साइट ऑफिस विल बी इक्विप्ड विद ऑल दोज थिंग्स. उसके बाद में सीमेंट गोडाउन. अभी सीमेंट गोडाउन विल बी रेज्ड प्लिंथ. क्यों बारिश गिरे तो वो पानी सीमेंट गोडाउन में नहीं घुसना चाहिए. यदि वैसा घुस जाएगा तो जो लोअर लेवल पे सीमेंट की बैग्स रखी है वो पानी में डूब के या उसको पानी लग के गीली होके वो कड़क हो जाएगी. एंड देन दैट सीमेंट बैग will not be useful for our construction work. Even the roof of the cement godown should be properly watertight. As well, general store godown, steel yard, ये चीजें अपने को प्रॉपर डिमार्केट करनी है. देन इंटरनल अप्रोच रोड्स, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, इसके आगे अभी मैं आपको एक लेआउट बताऊंगा, उसमें आपको समझ आएगा कि ये पूरा साइट का मैनेजमेंट प्लान कैसे करते हैं. Then we have to finalize even the location of material hoist, concrete mixer, debris chute, ये कहाँ कहाँ आएगा. Then cement mixer जो हम करेंगे या मिनी सीमेंट बैचिंग प्लांट, समझो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम कंक्रीट बैचिंग प्लांट वहाँ लगा सकते हैं, या कंक्रीट का मिक्सर भी आए तो वो कहाँ खड़ा हो जाएगा. देन टेम्पररी वाटर स्टोरेज टैंक. हम काम जब भी करते हैं तो बहुत बार जो फाइनल टैंक है वो हम पहले दिन बना नहीं सकते, तो इसके लिए अपने को टेम्पररी वाटर टैंक बनानी है. और वो ऐसे जगह बनानी है जहाँ से हम पानी आसानी से ले सकेंगे. पूरे प्रोजेक्ट को इफ पॉसिबल ओनली एक बड़ा गेट होना चाहिए, तो दैट विल इनेबल अस टू हैव अ प्रॉपर सिक्योरिटी. उसके बाजू में एक छोटा सा गेट जो आदमी लोगों को, लेबर लोगों को आने जाने के लिए करेंगे, तो देन इट इज़ वेरी इजीली मैनेज्ड बाय single or two security personnel. Then mobile numbers of site engineer, key supervisors is to be given to the developer, society committee and architect and TMC. Even CCTV जो भी है वो भी हमको strategic location पे, means जो आपका गोडाउन है, सीमेंट गोडाउन, सोसाइटी ऑफिस, एंट्रेंस गेट, इसमें कम से कम 8-10 कैमरे हमको लगाने हैं, क्योंकि उसका 24 आवर सीसीटीवी से वॉच रहेगा. और डेवलपर भी वो जो ऐप है वो अपने मोबाइल पे लेके ही कैन ऑल्सो वॉच कि काम कैसे चल रहा है. यदि लेबर कम है तो व्हाट प्रिकॉशंस लेने हैं, और उसको क्या और बंदोबस्त करना है टू इंक्रीज लेबर. ही कैन ऑल्सो चेक इट अप कि सिक्योरिटी बराबर साइट की हो रही है ना, कोई चोरी वगैरह तो हो नहीं रही है ना. इसके लिए सीसीटीवी ऑन ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज जो अपनी फ्रंट और साइड की बाउंड्री है उसको टीन शीट से ढकना है. इसके वजह से जो चोरी होती है साइट में, तो कोई भी जो ट्रेस पासर्स है वो अपने प्लॉट पे घुसेगा नहीं और चोरी नहीं करेगा. जो फ्रंटेज है अपना प्लॉट का, दैट कैन बी वेरी वेल डेकोरेटेड विद आवर मार्केटिंग होल्डिंग. जो हम होर्डिंग लगाते हैं, बड़ा फ्लेक्स लगा सकते हैं. आजकल बहुत डेकोरेटिव बोर्ड्स आ रहे हैं. हमारे दादर में एक अभी प्रोजेक्ट है तो उसने फाइबर की शीट्स लगाई है, जिससे अपने को लगता है कि ये कोई स्टोन मैसनरी की दीवार बनी हुई है. कुछ घोड़बंदर रोड थाने में बहुत बड़े डेवलपर ने तो वर्टिकल नेचुरल जो प्लांटर्स है वो लगा के लैंडस्केप वॉल बनाई है. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता है, अच्छा दिखता है. अपने प्रोजेक्ट का भी अच्छा मार्केटिंग होता है. तो जब भी हम ये सब सेटिंग करते हैं और काम जब भी शुरू होता है, तो जब भी हम अपना डेब्रिस निकालते हैं या खुदाई करते हैं, तभी गीली मिट्टी निकलती है, कभी कभी पानी निकलता है और वो हम स्टॉर्म वाटर गटर में छोड़ते हैं. तभी जो बाहर का रोड है इट इज टू बी प्रॉपरली क्लीन्ड. नहीं तो वही जो मलबा है, वो कीचड़ है, वो रास्ते पे आएगा तो टू व्हीलर जो पास होती है रोड से
उनको एक्सीडेंट होने का खतरा है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। ये जो अभी एक छोटा सा मैंने साइट मैप स्कीमेटिक बनाया है, हाँ, इट डिपेंड्स ऑन साइट टू साइट। अभी छोटी साइट है तो कभी कभी ये प्लान बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही चीज़ हमको 2 बार चेंज करनी पड़ती है लोकेशन, क्योंकि साइट इज़ वेरी स्मॉल। ओके, तो आप देखेंगे साइट प्लान पे, तो 1 इज़ द मेन एंट्रेंस गेट, नंबर 2 इज़ वॉचमैन केबिन, नंबर 3 एंड नंबर 4 इज़ योर ईदर ट्रांसफार्मर और एलटी रूम। छोटी साइट है तो छोटा सा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहेगा। 5 नंबर जो है, आप देखेंगे राइट साइड में, दैट इज टेम्पररी वाटर टैंक। 6 नंबर है ब्रिक ब्लॉक्स स्टैकिंग यार्ड, जो ईंट वगैरह साइड पे आएगी वो एक जगह पे एक साइड पे हम उसका उतार देंगे। 7 नंबर इज सेप्टिक टैंक। 8 नंबर टॉयलेट। नाउ दिस इज फॉर योर लेबर्स। अभी पुरानी जो समझो ड्रेनेज लाइन है, हम वो वापर सकते हैं। वही टॉयलेट पुरानी ड्रेनेज लाइन को कनेक्ट करना है, या हमको प्रॉपरली सेप्टिक टैंक और सोक पिट अरेंजमेंट होनी है। अदरवाइज वो बहुत हाइजेनिक प्रॉब्लम महसूस हो सकता है। 9 नंबर इज अंडरग्राउंड वाटर टैंक। 10 is the borewell. Okay, borewell location is dependent on your survey कि जहाँ हमको पानी अच्छा क्वांटिटी मिले। 11 number is material go down. 12 number is storeroom. 13 is cement go down. 14 is steel yard. That is the reinforcement what you are storing. अब ये reinforcement चारों बाजू से सेंट्रली लोकेटेड है, तो सीमेंट और स्टील की डिलीवरी जो है, जो ABCDEFG जितने भी बिल्डिंग्स है उसमें डिलीवरी आसान होती है। और दूसरी सबसे ज़्यादा चोरी होती है रीएनफोर्समेंट स्टील की, जो रिंग्स बनी है, छोटी छोटी रिंग्स, तो उसकी ज़्यादा चोरी होती है। तो इफ इट इज सेंट्रली लोकेटेड और उसको मैंने गेट दिखा दिया है, तो बराबर चारों बाजू से वो कॉर्डन ऑफ होता है, तो चोरी कम से कम होने के चांसेस होते हैं। देन 15 is site office, 16 is nursery, means we can raise some small green patch, तो लोगों को भी वहाँ अच्छा लगे कि नेचुरल ग्रीन पीस वहाँ है। और 17 जो है, 17 दैट इज सैंड एंड एग्रीगेट स्टैकिंग प्लेस। ओके, नाउ इन दिस मैनेजमेंट प्लान, शी पॉलिसी दैट इज सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अभी ये कौन सी है, तो सेफ्टी मेजर्स ऑन साइट, तो वी हैव टू अरेंज अ प्रॉपर सिक्योरिटी एट साइट, और जिनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिक्योरिटी एजेंसी के सब लोगों के पास होंगे, और वो दो शिफ्ट में वो काम करेंगे, 2 या 3 शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड्स काम करते हैं। दूसरा, जब भी हम ये डिमोलिशन एक्सिस्टिंग बिल्डिंग का करते हैं, देन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल टू dismantle all the electric, water, drainage, महानगर गैस एंड अदर सर्विस लाइन्स। कभी कभी क्या होता है कि कोई गलत पाइपलाइन हम हमारा जेसीपी अंदर है वो तोड़ देगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल disconnect and dismantle all these lines. Then we have to properly barricade the things, और सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी साइन बोर्ड्स अपने साइट पे लगाने चाहिए, क्योंकि जो आदमी जो एरिया में जाना है वही आदमी जाएगा। कोई भी लेबर जो आलतू फालतू है, कोई भी स्टील यार्ड या स्टोर रूम में घूमेगा नहीं। जो लेबर लोग मटेरियल डिस्पैच कर रहे हैं वही वो एरिया में जाएंगे। दैट डिसिप्लिन हैज टू बी देयर ऑन साइट। अभी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे बड़े बड़े डेवलपर्स के, तो ये 100% डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करते हैं। ओके, देन ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हम डिमोलिश करेंगे, वो टाइम हमको वो जो बिल्डिंग की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, स्टील की जालियां हैं, टॉयलेट है, उसके इलेक्ट्रिक के बोर्ड्स हैं, वो पहले सब लूज आइटम्स हमको डिसमेंटल करने हैं, एंड देन ओनली वी हैव टू स्टार्ट डिसमेंटलिंग द ब्रिक वर्क एंड देन द आरसीसी। ओके, नहीं तो क्या होता है कि उससे वो कांच गिरेगी, वो लूज पोर्शंस गिरेंगे, देन इट कैन क्रिएट अ सेफ्टी हैजार्ड। दूसरी चीज़, जब भी हम ईंट वगैरह जो गिराते हैं जो भी, तो उसके ऊपर पानी मार देंगे तो उसका डस्टिंग एंड स्मोकिंग
कम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाजू में जो आजू बाजू में अपने नेबर है, उसमें ये स्मोक और डस्टिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमको एज एन क्लॉथ से प्रॉपरली बिल्डिंग जो है वो कवर करनी है, ढकनी है, जिससे सेफ्टी भी हो और सिक्योरिटी भी हो और हाइजीन का प्रॉब्लम ना हो जाए। दूसरी चीज़ कि ये जो वर्कर्स काम करेंगे उनको प्रॉपर हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट हमको देने हैं। तीसरी चीज़ इसके बाद में हमको सेफ्टी नेट और टीन प्लेटफॉर्म ये इरेक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्शन में भी ड्यूरिंग डिमोलिशन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन कोई भी एक जो अपना एग्रीगेट है, स्टोन एग्रीमेंट मराठी में जिसको खड़ी बोलते हैं या गिट्टी बोलते हैं, एक भी छोटा पत्थर रास्ते पे कोई जाने वाले आदमी के सिर में गिर जावे तो बड़ी आफत पैदा हो सकती है। इसके लिए सेफ्टी नेट और टिन प्लेटफॉर्म होना बहुत ही जरूरी है। देन कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसमें क्रेन का वापर है, तो देन क्रेन की पोजीशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसका जो ड्राइवर है, ऑपरेटर है, ही शुड बी वेरी केयरफुल कि कभी भी क्रेन जो उसका जो हॉइस्ट है जिसे माल उठाता है और वो जो क्रेन जो है वो रोड पे ना आ जाए, ओवरहैंग, कभी भी कुछ भी हो जावे, क्रेन का हॉइस्ट टूटे गिरे तो वो चीज रोड पे ना गिरे। सो ही नीड्स टू बी वेरी केयरफुल फॉर ऑपरेशन ऑफ crane. Then sufficient quantity of portable fire extinguishers should be there at site. क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ लेबर बहुत सारा जो कचरा है वो ऐसे ही फेंक देते हैं और उसमें कभी कभी सिगरेट है, कुछ भी है, इलेक्ट्रिक वायर वहाँ पड़ी है, कोई आग लग जावे तो इमीडिएटली इट हैज टू बी एक्सटिंग्विश बाय फायर एक्सटिंग्विशर्स। कल को आग वो ज़्यादा बड़ी हो जाए तो जो भी हम इमारत कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। पूरा जो अपना कंस्ट्रक्शन की साइट जो बड़ी है, एट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन बोर्ड्स आर नेसेसरी। फिनिशिंग के टाइम हमको ये एक्सटेंशन बोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लेबर लोगों की एक आदत है, कहीं भी वायर पड़ी रहती है, पानी में वो भीग गिरती है, पानी में भीगती है एंड देन शॉक लगने का डर बहुत होता है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट all these temporary wiring and lighting arrangement during night hours also. If we are going to continue the construction work, then the proper lighting and proper lux level of lighting should be maintained. अंधेरे में काम होगा तो उसकी क्वालिटी कभी भी अच्छी नहीं होगी एंड आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर शुड नॉट अलाउ सच कंस्ट्रक्शन वर्क ड्यूरिंग नाइट विदाउट प्रॉपर इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट। जब भी रात में भी काम होगा तो प्रॉपर सेफ्टी अरेंजमेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ची पॉलिसी में सेकंड इज हेल्थ एंड सैनिटेशन ऑन साइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। बहुत बार देखा गया है कि बाहर के कुछ राज्य से जो लोकल वहाँ की गैंग्स आती है वो कभी कभी बहुत साइट गंदा रखती है। तो हमको बहुत ध्यान देना है कि उनके जो सुपरवाइजर है सो वीकली साइट क्लीनिंग और हाइजीन जो है उसका प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए। और साइट में कहीं भी पानी पड़ा है, पानी जमा है, तो उसमें मलेरिया के जो मॉस्किटोज है, डास है, उनकी पैदाइश होती है। तो वो रोकने के लिए हमको बहुत उसमें केयर लेनी है। बहुत बार ये देखा गया है कि लेबर लोगों के जो क्लीनलीनेस रखते नहीं है उनकी वजह से उनको खुद को ही मलेरिया होता है एंड देन दे आर नॉट इन पोजिशन टू वर्क फॉर एटलीस्ट 7 days and 15 days। तो उसमें उनकी भी अर्निंग इनकम की तकलीफ निर्माण होती है और हमारी भी वर्कफोर्स जो है वो कम होती है। एवरी टाइम आज तक जो फ्यूमिगेशन है, जो मलेरिया इरेडिकेशन के लिए साइट पे किया जाता है, इसमें अभी कोविड-19 का सैनिटाइजेशन भी इम्पोर्टेंट हो गया है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कोविड-19 गाइडलाइंस कि नाउ प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर लेबर लोग भी मास्क पहने और पूरी केयर लेके आगे चले। देन लेबर लोगों को अच्छे ड्रिंकिंग फैसिलिटी, नहीं तो कहीं भी पानी पीते हैं और वो बीमार पड़ते हैं, उनके लिए क्लीन वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी, क्योंकि वो उनका मूलभूत अधिकार है, वो देना है। प्रॉपर उनके रहने का बंदोबस्त, उसके बाजू में एक टॉयलेट ब्लॉक एंड इवन गुड ब्रीदिंग फैसिलिटी एंड स्पेशल अरेंजमेंट
फॉर लेडीज वर्कर्स, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर वो क्लोज डोर सैनिटेशन होना जरूरी है, और उनके जो बच्चे हैं उनकी भी सेफ्टी होनी चाहिए, और उनके भी जो स्कूलिंग है वो लेबर लोगों के बच्चों का। सो देर आर मेनी ट्रैफिक सिग्नल स्कूल, लेबर स्कूल उनके बच्चों के लिए, उनकी भी अरेंजमेंट ये होनी चाहिए। बड़े प्रोजेक्ट में इसका ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वाटर, जहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके आजू बाजू में बहुत ही सब गंदा हो जाता है, उसमें प्रॉपर पंप जो होना है जिसे पानी आगे जाएगा, जो पाइप होता है जिसे पानी लिया जाता है वो 4 जगह फटा हुआ होता है, तो उससे सब जगह पानी पानी होके जो तालाब बन जाता है, एंड दैट लीड्स टू growing of mosquito for of malaria. So we need to be very careful. Then first aid box. In case of any mishap, we need to have a first aid box along with all telephone numbers, emergency numbers of local doctors and local hospitals. अभी लेबर के लिए ESIS hospitals भी available है, so we can immediately transfer them into those hospitals in case of mishap. उसके बाद ची पॉलिसी में इन्वायरमेंट कंसर्न, आज तक हमारे देश में ये बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक है, कोई ध्यान नहीं देता है, मगर जब भी ग्रीन आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट अपने देश में भी बहुत इम्पोर्टेंट होने लगे तो अवेयरनेस बढ़ गया, इसलिए हमारे सब साइट पे वी इनिशिएट कि ये इन्वायरमेंट कंसर्न पूरे ध्यान से देखनी चाहिए। द डेब्रिस विच इज कलेक्टेड आफ्टर डिमोलिशन and during construction वो regularly transport outside our plot होना चाहिए, and it should not be deposited anywhere along the highways. It should be deposited on a designated disposable site. So you need to be very careful कि जो हम debris लेके जाने वाली गाड़ी है वो बराबर जगह पे ही debris डालती है, अदरवाइज हमने देखा है हाईवे पे बिंदास लोग ढकेल देते हैं रात को, वो नहीं होना चाहिए। देन सॉलिड एंड ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट अपने साइट पे ही हमको करना है, प्रॉपर डस्टबिन रखने हैं, एंड देन वी हैव टू सेग्रीगेट द कंस्ट्रक्शन वेस्ट, मीन्स जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट हम रिन्यूएबल है, हम रिन्यू कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, वो अलग से हमको डिस्पोज सिस्टमेटिकली करना है, और जो बाकी डेब्रिस टाइप है वो अलग से डिस्पोज करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रीन आर्किटेक्चर में कि रिन्यूएबल वेस्ट ये प्रॉपरली डिस्पोज हम करें। देन जो भी हम मटेरियल परचेज करते हैं तो उसमें भी सिलेक्शन ऐसे होना चाहिए कि मटेरियल ज़्यादा लंबाई से नहीं आए। यदि आपकी सीमेंट फैक्ट्री ये 100, 150, 200 किलोमीटर के बीच में है तो हम वो कंपनी का सीमेंट अल्टीमेटली अच्छा होना चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, मगर दो चॉइसेस है तो दूर से सीमेंट नहीं होना चाहिए। जब भी मटेरियल सिलेक्शन है तो मैं पहले से ही बोलता था कि कोई चाइना का मटेरियल नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? एक तो हमारा पैसा दूसरे देश में जाता है, हमारे लोगों को काम नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, जब भी चाइना से अपने यहाँ साइट पे माल आएगा तो देन द लॉजिस्टिक कॉस्ट, देन डीजल डिस्पोज जो है वो जो समुंदर से आएगा, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो जहाज से आएगा उसमें फ्यूल जलेगा, वो जो पोर्ट में आएगा उससे वापस ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो जितना कम से कम लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, इससे कार्बन एमिशन कम से कम होगा। इसलिए हमको सोचना है कि हम कोई स्टील, रीइंफोर्समेंट स्टील ले रहे हैं तो जितना नज़दीक से हम ले लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। So we need to be very careful on that aspect also. Okay. Then even we can utilize the building material. जो finishing building material है उसमें भी हम बराबर सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो ग्रीन आर्किटेक्चरल, ग्रीन रेटिंग वाले मटेरियल है वो हम लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? बिकॉज अच्छा रेटिंग उनको ही मिलता है जो कम से कम जो अपने निसर्ग को, एनवायरमेंट को हानि पहुंचाते हैं। ओके, तो वो टाइप के जो मटेरियल है वो हमको लेने हैं। आज बहुत सारी बिल्डिंग मटेरियल ऐसे हैं जो निसर्ग को
हानि पहुंचाते हैं और उसका जो डिस्पोजल हमको पैदा होता है वो डिस्पोज भी नहीं होता और वो बोझ धरती पे आ जाता है। वी नीड टू बी यूज दैट। इन एडिशन टू दैट, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वी शुड बी यूजिंग इट वेरी केयरफुली। जो नैसर्गिक साधन संपत्ति है, पानी है, हम बिजली नैसर्गिक उत्पादन से करते हैं, मट्टी है, तो उनको हमको बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करना है। लास्ट इज इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी इंश्योरेंस, इसमें बहुत तरीके के इंश्योरेंस आते हैं। अभी इसमें कौन से इंश्योरेंस है? कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी, वी कॉल दैट एज अ कार पॉलिसी। कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर पे होती है। इस वजह से कोई आर्किटेक्ट, कोई स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, एमईपी कंसल्टेंट या सोसाइटी का मेंबर इसमें लीगली रिस्पॉन्सिबल या बाउंड नहीं रहता है। देन लेबर लोगों के लिए वर्कर्स जनता इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ कोविड-19 कवरेज, देन देयर ईएसआई पॉलिसी, देन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑल्सो। तो ये सब जितने भी इंश्योरेंसेस हैं इनके प्रीमियम कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो हमको बहुत केयरफुल रहना है ये इंश्योरेंस कॉपीज। एंड देन दीज इंश्योरेंस कॉपीज शुड बी हैंडेड ओवर टू सोसाइटी एंड डेवलपर, और उसकी एक कॉपी साइट पे होनी चाहिए एज अ डॉक्यूमेंटेशन। ड्यूरिंग दैट इंश्योरेंस में हमको ध्यान रखना है कि वर्किंग आवर्स क्या है। इफ द वर्किंग आवर्स टू बी एक्सटेंडेड और हमको सुबह जल्दी काम करना है तो दैट इज पॉसिबल, बट इट इज विदाउट अ प्रायर परमिशन। क्लाइंट से भी परमिशन चाहिए एंड देन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉरपोरेशन है, उनसे भी ये लेना चाहिए। दूसरी चीज, साइट विजिटर्स, जो हम फ्लैट बेचते हैं या सोसाइटी मेंबर्स साइट पे देखने को जाते हैं, so there has to be some discipline that only Sundays can be society members, yes, flat purchasers are allowed to visit site. If it is a greenfield project, तो only fourth Saturday या सेकंड सैटरडे कुड बी नॉमिनेटेड। नहीं तो दिन भर ये लोग आते रहेंगे तो काम आपका होगा नहीं, एंड देयर विल बी वेरी बिग सिक्योरिटी थ्रेट और सेफ्टी थ्रेट। और उनका भी जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग देयर इंश्योरेंस। शी पॉलिसी के बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने से पहले हमको ये तय करना है कि हमारा काम कितने महीने में, इन हाउ मेनी मंथ्स वी हैव टू कंप्लीट आवर कंस्ट्रक्शन वर्क। फॉर दैट मैटर वी हैव टू प्रिपेयर अ बार चार्ट, और उसको पर्ट सीपीएम चार्ट भी बोलते हैं, या एमएस ऑफिस प्रोजेक्ट। इफ रिक्वायर्ड, ये कोई समझो दूर दराज की साइट है और वहाँ कोई ज़्यादा लेबर इंजीनियर बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो इवन इन एक्सेल शीट यू कैन प्रिपेयर अ प्रॉपर सिंपल बार चार्ट एंड देन देयर हैज टू बी अ रिपोर्टिंग सिस्टम कि आज मुझे कितने फुटिंग भरने थे, आज मैंने कितने फुटिंग भरे हैं। एंड दैट रिव्यू शुड बी टेकन एवरी वीक कि मुझे पूरे हफ्ते में 150 फुटिंग भरने थे, अगर 10 फुटिंग कम है, हाउ आई कैन इनिशिएट दैट बैकलॉग बाय इंक्रीजिंग लेबर्स, बाय इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स, और क्या कर सकता हूँ, और एफिशिएंट प्लानिंग। ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देखना है। देन गुड फॉर कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होते हैं, ड्राइंग्स, उनके प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करने हैं, डॉकेट होने हैं। जो आर्किटेक्चरल वर्किंग ड्राइंग अलग, देन आरसीसी ड्राइंग अलग, एमईपी ड्राइंग जो है वो अलग अलग प्रॉपरली स्टोर होने हैं। समझो पुराने जो ड्राइंग कैंसिल हो चुके हैं, जो गलत ड्राइंग है, वो भी हमको अलग फोल्डर में जमा करने हैं, प्रॉपरली रिटन दैट दीज ड्राइंग्स आर कैंसल्ड करके। ये क्यों ड्राइंग होनी चाहिए? समझो कोई गलती होती है तो पुराने ड्राइंग कभी कभी रिफर करना इम्पॉर्टेंट है। देन इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर is also very important to be maintained. Then the quality check, तो क्वालिटी का भी एक पूरा जो मटेरियल आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो उसका भी जो चेकिंग होता है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी की, तो उसकी भी हमको रजिस्टर मेंटेन करनी होती है। कभी कभी रात को मटेरियल आता है, तो देन सुपरवाइजर नीड टू टेक दी कॉल ऑफ दैट मटेरियल कि वो कितना मटेरियल है और वो बराबर आया है कि नहीं।
अभी कोई भी बिल्डिंग मटेरियल जब भी पहले से अपने साइट पे आता है तो इट इज़ प्रॉपरली टेस्टेड, तो उसके टेस्ट रिपोर्ट्स ये पहले आनी चाहिए, देन ओनली दैट मटेरियल इज़ एक्सेप्टेड, कि कौन से खदान से वो माल आ रहा है, कौन से नदी से सैंड आ रही है, और जो स्टील भी है वो प्राइमरी स्टील होना है, कोई री-रोलिंग का नहीं होना है। वी नीड टू बी वेरी important visual for checkup of test certificate of all the building material. Then कोई भी हम जो काम करेंगे उसका पहले मॉकअप होना चाहिए, एक रफ, एक फुटिंग करना है तो पहले एक फुटिंग बांध दो, एक क्लीन बीम बांध दो, स्लैब जो है बांध के रेडी रखो, आर्किटेक्ट इंजीनियर आके चेक करेंगे। फिनिशिंग में भी समझो प्लम्बिंग करना है तो एक टॉयलेट का पहले कंसील्ड प्लम्बिंग लेआउट छापना है, कंसील्ड का काम करना है, अप्रूव होना है, देन यू कैन स्टार्ट विद दी अदर फ्लैट्स। सो गलती हो जाएगी तो एक ही फ्लैट में होगी, तो जो भी लॉस है वो ज़्यादा नहीं होगा। देन वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट ये अपने को मेंटेन करना है, फोटोज़ मेंटेन करना है, एंड देन ये जो आपके सोशल मीडिया है, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है या ईमेल है, इसमें ये रिकॉर्ड्स सबको शेयर करके उनके एडवाइस लेने। एंड साइट विजिट इंटीमेशन टू बी गिवन टू आर्किटेक्ट एंड MEP कंसल्टेंट, RCC consultant minimum 2 days in advance, so they can plan, come on the site, check the completed work, and then you can go ahead. देन आर्किटेक्ट और इंजीनियर जब भी साइट पे आते हैं तो ट्रिप्लिकेट बुक होना चाहिए जिसमें उनका साइट विजिट रिपोर्ट इंस्ट्रक्शंस वो लिख सके, एंड दैट हैज टू बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। एक सोसाइटी का मेंबर डेसिग्नेट करना चाहिए टू कोऑर्डिनेट दी साइट। अभी कोई भी सोसाइटी मेंबर को एडिशनल काम करना है तो फर्स्ट इट हैज टू बी गिवन इन राइटिंग टू डेवलपर, और डेवलपर का प्रोजेक्ट इंजीनियर उसका कॉस्टिंग वर्किंग करेगा। Once that commercial terms are finalized, then only it will be executed on site. So society architect PMC shall not be responsible for that smaller coordination. So person, society member has to do coordination with the project engineer. अभी ये जो सब coordination है टीम का, तो ये लेबर की जितनी भी टीम है, समझो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कारपेंट्री है, पेंटिंग है, प्लम्बिंग है, तो उनका जो भी ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज जो भी प्रॉपरली डन, और उनको जो कॉमन रिसोर्सेस है जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई, स्टोरेज एरिया, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर टू अवॉइड देयर ओवरलैपिंग डिस्प्यूट्स, और उनको बराबर हर एक चीज सप्लाई कर लेवे, तो उससे काम जो है उसका स्पीड बढ़ जाता है। सो प्रोजेक्ट इंजीनियर की ये जिम्मेदारी है। दूसरी, जब भी स्टोर से जब भी सीमेंट स्टील जब भी सप्लाई किया जाता है काम वाले लेबर लोगों को, उसका रिकंसाइलिंग स्टेटमेंट भी करना चाहिए कि कितना कंक्रीटिंग उस हफ्ते में कंप्लीट किया, उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, एंड एज पर थियोरिटिकल वे कितना सीमेंट कितना स्टील कंज्यूम होना चाहिए और डिलीवरी कितना दिया है, वो टैली होता है ना। नहीं तो क्या है, आओ जो चोरी होने का डर है, कोई गलत काम होने का डर है, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। नाउ क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो भी बिल्डिंग मटेरियल आता है, तो एग्रीगेट आ गया तो उसका सीव एनालिसिस होना है, सैंड आ गया तो उसका स्टिल्ट जार टेस्ट जिसमें नमक की मात्रा कम से कम होवे, उसके लिए उसका टेस्ट होना है, रीएंफोर्समेंट स्टील उसके लिए बेंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग टेस्ट वो होना चाहिए। कभी कभी री रोलिंग का स्टील अब बेंड करो तो टूट जाता है, तो दैट स्टील इज टू बी रिजेक्टेड। एंड देन जो ब्रिक्स है या ब्लॉक्स है उसका फिनिशिंग अच्छा है कि नहीं, उसकी ड्रॉप टेस्ट होती है स्ट्रेंथ के लिए। देन क्यूब टेस्ट ऑफ ऑल योर कंक्रीटिंग, जिससे 7, 14 और 28 दिन जो भी कंक्रीटिंग होता है उसके क्यूब बनाए जाते हैं, और वो क्यूब्स अच्छे टेस्टिंग लैब में दिए जाते हैं। एंड देन 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 28 दिन बाद उसकी क्रशिंग टेस्ट की जाती है, जिससे अपने को समझता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एंड देन वी अंडरस्टैंड that whatever desired strength of concrete, for example M20 grade, M25, M30 grade, वो हमको मिल रही है कि नहीं, and then structural engineer should check and PMC should check those reports and then qualify that the completed construction is good.
इन केस ऑफ एनी नेगेटिव रिपोर्ट ऑफ कंक्रीट जो कास्ट हुआ गया है, तो उसके बाद वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जिसमें अल्ट्रासोनिक टेस्ट, स्प्लिट हैमर टेस्ट ये होती है, जिससे हमको पता चलता है कि जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट को है कि नहीं। ओके, इवन इन रीएंफोर्समेंट बराबर डाली है कि नहीं, वो भी टेस्ट हम कर सकते हैं। अभी ये टेस्ट रिपोर्ट्स जो चेकिंग होने हैं एंड देन हमको समझता है कि ये क्वालिटी डिजायर्ड है। सो दस द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लान ensures quality and timely completion of construction work, and this reduces project risks and helps in smooth functioning of many teams working simultaneously in a construction project. थैंक यू। ये अपना आज फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। अभी जो दूसरा प्रेजेंटेशन है, आई विल स्टार्ट दैट प्रेजेंटेशन। दैट प्रेजेंटेशन इज हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर पोजीशन ऑफ कोऑपरेटिव of shops, flats, offices in redevelopment of cooperative housing societies. अभी ये कभी है कि अभी मैंने तो बता दिया कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कैसा हो जावे। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होने के बाद जब भी आर्किटेक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, उसके बाद ही ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऑक्यूपेशन मिलने के बाद देयर इज अ जॉइंट इंस्पेक्शन between the engineers of developer, architect TMC and individual society member. इसमें क्या चेक किया जाता है कि बिल्डिंग का पूरा क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन, वो चेक किया जाता है। और हर एक फ्लैट में जो फिनिशिंग आइटम्स, एमिनिटीज जो एग्रीमेंट और डेवलपमेंट एग्रीमेंट में फाइनल की है, वो बराबर वैसी की वैसी दी है कि नहीं। कोई जो काम किया है उसमें कोई टूट फूट है क्या, समझो ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए तो एक लिस्ट बनाई जाती है और देन विद इन 15 डेज द डेवलपर कंप्लीट्स दैट वर्क एंड देन ये पूरा का काम चेक करके आफ्टर satisfactory certification कि क्वालिटी बराबर है, then 100% peaceful vacant possession of individual flat and land and building is handed over by developer and taken over by society members and managing committee. जिसमें जो इंडिविजुअल फ्लैट होता है उसका पोजेशन इंडिविजुअल मेंबर लेता है एंड लैंड एंड बिल्डिंग का पोजेशन सोसाइटी लेती है। क्योंकि जब भी हमने एग्रीमेंट किया डेवलपमेंट एग्रीमेंट, तो डेवलपर को हम जमीन जो है वो ओनरशिप पे देते नहीं है। वी गिव ओनली लाइसेंस टू एंटर ऑन प्लॉट एंड कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन एज पर एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो वो जो दिया हुआ लाइसेंस है वो एंटर अपॉन प्लॉट वो हम रिवोक करते हैं और वो हम अपने पास लेते हैं। एट दैट टाइम दैट लीगल डॉक्यूमेंट इज साइंड एंड देन इट इज नोटराइज्ड ऑफ हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर पोजीशन। ऑल्सो जो हम जनरल पावर ऑफ अटर्नी डेवलपर को देते हैं, दैट ऑल्सो इज कैंसल्ड एज द टोटल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके सब लाइजनिंग सब जो है एप्लीकेशन टू एनओसी कंप्लीट हो चुका है। तो वो जो पावर ऑफ अटर्नी है वो भी हम रिवोक करते हैं। द पावर ऑफ अटर्नी गिवन टू डेवलपर इज नेवर इररिवोकेबल। ध्यान में रखना, इट इज डेफिनेटली रिवोकेबल आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, अभी पीएमसी की एक जिम्मेदारी है कि जो डेवलपर ने फ्लैट कंप्लीट किए हुए हैं, हर एक फ्लैट का मेजरमेंट लेके उसका ड्राइंग बना के जो कारपेट एरिया कमिट किया हुआ डेवलपर ने वो उतना ही दिया है कि नहीं। एज पर रेरा देयर इज अ 3% प्लस माइनस लिमिट, ओके, फॉर विदाउट एनी डिस्प्यूट जो भी है वो चेक करना है कि 550 स्क्वायर फुट का फ्लैट देना है तो 550 ही मिलना चाहिए, सब्जेक्ट टू 3% प्लस माइनस एज पर दी रेरा रेगुलेशन। देन इसमें और डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए, तो अभी मैं बोलता हूँ हमारे बहुत सारे जो डेवलपर्स है वो हमारे साथ काम करके और वो भी आज इतने बरस काम कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन और वो भी उनकी एक सिस्टम अलग बनाते हैं। अभी ये मेरी सिस्टम है, इसका मतलब नहीं है कि ये सब चीज़ ऐसी की ऐसी होनी चाहिए। देयर कुड बी स्लाइटली डेविएशन इन द सिस्टम ऑफ ऑल डेवलपर्स। मगर बहुत सारे जो अच्छे डेवलपर है, हमारे भी अच्छे अच्छे क्लाइंट है जो ये सिस्टम बहुत सारी
इस्तेमाल करते हैं एंड सिस्टम फॉलो करते हैं. तो व्हाट हैज टू बी डन? डेवलपर शुड सबमिट all the approved plans as built architectural, structural and MEP drawings. जो भी हमने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कोई चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस ड्राइंग में दिखा के एज वेल ड्राइंग जैसे वो सबमिट करने चाहिए. देन आर्किटेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड ऑल टेस्ट सर्टिफिकेट्स बाय MEP consultant certifying agencies for electrical, water, drainage and firefighting. ये क्या है ना, वी इंडियंस आर वेरी बैड इन डॉक्यूमेंटेशन. आज हम देखेंगे, हम कोई भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने को जाते हैं ना, तो कोई कागज बहुत जगह कुछ मिलता नहीं है. कोई ओसी है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट सर नहीं है, अप्रूवल प्लान है सर नहीं है. तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि इनका बिल्टअप एरिया कितना है अप्रूव्ड. तो आज वो फंजिबल सर्टिफाई करने में बहुत तकलीफ होती है. तो बहुत सारे डेवलपर वो टाइम ये कन्वेंस भी नहीं करते थे, तो उनके जहन में एक बात होती थी कि लोगों को कुछ भी देना नहीं चाहिए. मगर आज ज़माना बदली हो गया है. इवन रेरा से सो यू हैव टू हैंड ओवर ऑल दी डॉक्यूमेंटेशन. Then occupation certificate with approved plan and all the communication, application, NOCs given by the local competent authority वो भी डेवलपर ने सोसाइटी को देने चाहिए. मैं आगे बताऊंगा उसका क्या इंपॉर्टेंस है. देन जैसे हम डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं और जब भी डिमोलिशन के लिए लैंड और बिल्डिंग डेवलपर को देते हैं तो उस दिन तक सब टैक्स भरने की जिम्मेदारी सोसाइटी मेंबर की होती है. और जब भी डेवलपर नई बिल्डिंग का ताबा सोसाइटी मेंबर को देता है उस दिन तक बीच का ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड सब टैक्सेस और चार्जेस भरने की जिम्मेदारी डेवलपर की है. ओके, तो ये जिम्मेदारी उसने जो फुलफिल की है तो उसके सब टैक्सेस के बिल्स एंड रिसीट्स एंड टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट शुड बी हैंडेड ओवर टू सोसाइटी. ऑल द वारंटीज एंड गारंटीज ऑफ योर बिल्डिंग फिनिशिंग मटेरियल, lift, firefighting system, CCTV, water pumps, firefighting pumps, solar panel, electrical and plumbing fixtures के बाद में कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो हर एक सादा पानी का नल वो भी अच्छे कंपनी का है उसमें प्रॉब्लम आ गया तो कंपनी आपको रिप्लेसमेंट देती है. इसीलिए ये वारंटीज गारंटीज. दूसरी चीज हमको ध्यान देनी है कि कभी खरीदी है तो वो डेट आ गई तो कभी कभी 6-8 महीने उनकी गारंटी कंस्ट्रक्शन पीरियड में ही पहले निकल जाती है. वी शुड इंश्योर इट कि फ्रॉम डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट वो गारंटी चालू होनी चाहिए. इन ऑल ऑपरेशनल मैनुअल्स, क्योंकि सोसाइटी वालों को मालूम नहीं है कि लिफ्ट का ऑपरेशन कैसे करना है, पंप का ऑपरेशन कैसे करना है, फायर फाइटिंग सिस्टम का ऑपरेशन कैसे करना है. सो ऑल ऑपरेशन मैनुअल्स शुड बी हैंडेड ओवर. ऑल रिसिप्ट्स एंड एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रेनेज, महानगर गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आगे के स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा. दिस इज इन केस ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट. देन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड कन्वेंस डीड शुड बी गिवन बाय डेवलपर टू सोसाइटी मेंबर्स. रीडेवलपमेंट में ये लागू नहीं होता है क्योंकि सोसाइटी पहले से ही बनी हुई है तो कोई नई सोसाइटी बनाने का कोई प्रावधान नहीं है. देन कॉमन इलेक्ट्रिकल एंड वाटर कनेक्शन, तो जो कॉमन इलेक्ट्रिकल मीटर है उस पर क्या क्या कनेक्शंस जोड़े हैं और वाटर कॉमन कनेक्शन है उसमें भी क्या क्या कनेक्शन जोड़े हैं उसकी इंफॉर्मेशन. देन न्यू प्रॉपर्टी टैक्स, जो भी असेसमेंट रिकॉर्ड नया लगाया है उनके फ्लैट का उसकी रेटेबल वैल्यू क्या लगी है उसको ध्यान देना है. कभी कभी बहुत बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही रेटेबल वैल्यू ज़्यादा बढ़ा के लेते हैं तो हमको उसका ऑब्जेक्शन करना है एंड रेटेबल वैल्यू प्रॉपर करके उसका टैक्सेशन बराबर करके दे देने का. देन इफ देयर इज अ क्लब हाउस और जिम्नेशियम और कॉमन हॉल तो उसका भी जो टैक्सिंग है वो बराबर लगाना है. देन ट्री एनओसी, ट्री एनओसी इसके लिए क्योंकि कभी कभी ट्री एनओसी में लिखा है कि डेवलपर एंड सोसाइटी शुड प्लांट 10 मोर ट्रीज और वो आगे 3 बरस में उसको उसको जगाना है, वो मर नहीं जाना चाहिए ट्री. तो वो जो भी उसमें लिखा है, जो भी डिपॉजिट डेवलपर ने भरा है वो अपने को वापस लेना भी है
और जो भी जितने भी पेड़ पौधे हमने लगाए हैं उनका हमको रक्षण करना है, उनको जगाना है. So we need to be careful about the conditions into tree NOC. Then details of loan and loan clearance certificate of builder. अभी बिल्डर ने कहीं कंस्ट्रक्शन लोन लिया है तो बहुत सारे फ्लैट मॉर्गेज है, तो अपने को वो मालूम होना चाहिए प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद डेवलपर ने पूरा लोन चुकता किया है या कोई लोन बाकी है. समझो कोई लोन बाकी है तो कौन से अनसोल्ड फ्लैट है और कौन से वो अनसोल्ड फ्लैट बैंक के मॉर्गेज है, दैट डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी सबमिटेड बाय डेवलपर टू सोसाइटी. तो सोसाइटी को मालूम होगा अनसोल्ड फ्लैट कौन से है और उनके कौन से फ्लैट मॉर्गेज है. ओके, देन डिटेल्स ऑफ जो भी सोल्ड फ्लैट्स है डेवलपर ने जिसको जिसको बेचे हैं और जो फ्लैट परचेसर ने वो खरीदे है वो किसने किसने लोन लिया हुआ है, क्योंकि जब भी बैंक लोन ले देती है तभी वो फ्लैट मॉर्गेज करती है एंड वो मॉर्गेज का लेटर डेवलपर को देती है और ये बोलती है कि ये लेटर आपके पास है तो कभी भी हमारे बैंक के एनओसी के सिवाय ये परचेसर ये फ्लैट ओनर को ये फ्लैट बेचने को देना नहीं है. तो जब तक डेवलपर है तो ये डेवलपर की जिम्मेदारी है, पर डेवलपर जाने के बाद ये जिम्मेदारी सोसाइटी की है. सो द डेवलपर शुड पास ऑन दैट लेटर टू सोसाइटी एज पासिंग द बैटन of the responsibility to society members. Then all registered agreements of new cell flat purchasers along with their application form, entrance fees, share money to become them as society member. Okay, तो वो सोसाइटी मेंबर एग्जिस्टिंग सोसाइटी में नए मेंबर बनेंगे और ये जो उनकी एग्रीमेंट की कॉपी है ये हमको इसके लिए लगती है क्योंकि वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनको मेंबर बनाने के लिए सबमिट करनी पड़ती है. उसके बाद नाउ एज पर रेरा डेवलपर कैन सेल पार्किंग इनटू कवर्ड पार्किंग लॉट इनटू स्टिल्ट और इनटू मैकेनिकल पार्किंग, बट ही कांट सेल पार्किंग इनटू ओपन प्लेस. However, as per the mutual agreed terms condition between the society and developer, he can allot parking free of cost in open area जो नक्शे में दिखा के अप्रूव करा के लिया हुआ है. तो दैट पार्किंग अलॉटमेंट प्लान ओके डेवलपर ने उनके अलॉटमेंट लेटर के साथ सोसाइटी को देना है. सोसाइटी को भी समझेगा कि कौन सा पार्किंग लॉट कौन से मेंबर को उसने बेचा है या फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट किया है in reference to their development agreement. Then individual society members account details. अभी कुछ सोसाइटी मेंबर ने ज़्यादा एरिया लिया हुआ है और बहुत बार क्या होता है उनके कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम से वो बहुत आखिरी तक वो पैसा दे नहीं पाता है एंड समटाइम्स गुड डेवलपर्स ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स उनको पोजीशन दे देते, सॉफ्ट पोजीशन फॉर इंटीरियर्स, बट सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड वेदर देयर फिनेंस अकाउंट इज कंप्लीट और क्लोजर रिपोर्ट डेवलपर शुड गिव, क्योंकि जो लोगों ने पेमेंट दिया नहीं है और इफ दे फेल टू मेक पेमेंट टू डेवलपर देन दैट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉर्पस फंड जो डेवलपर जो मेंबर को देता है तो वो कॉर्पस फंड या प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करना है. ओके, देन द न्यू फ्लैट ओनर जो है परचेसर उनके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी चाहिए, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड एग्जिस्टिंग एड्रेस, बिकॉज जो फर्स्ट जो स्पेशल जनरल बॉडी होती है जिनमें उनको बुलाया जाता है, वेलकम किया जाता है और मेंबर बनाया जाता है, उनका इनविटेशन लेटर वो मेंबर को देना होता है. एंड देन द लिस्ट ऑफ क्राइटेरियाज ऑफ इंडिविजुअल फ्लैट सेल एग्रीमेंट. Then we have to work out all the details of MEP services. MEP is M is mechanical, E is electrical, P is plumbing. तो MEP में जो पहले मैकेनिकल है इसमें क्या क्या आता है, तो STP है, WTP है, रिवर्स ऑस्मोसिस RO वाटर है या वाटर सॉफ्टनर है. नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका प्लॉट कितना बड़ा है. वो बहुत ही बड़ा प्लॉट है तो आपको STP और वाटर ट्रीटमेंट प्लान देना पड़ता है. कभी कभी जो बोरवेल का पानी इतना हार्ड होता है कि वी कैन देन वाटर सॉफ्टनर लगा सकते हैं क्योंकि हम वो सब वाटर जो है फ्लशिंग को वापरते हैं. आज के तारीख में एज पर द इंडियन लॉ STP का जो पानी है सुवरेज ट्रीटमेंट पानी जिसको विथ स्लज बोलते हैं, इज कॉल्ड एज अ ब्लैक वाटर, then it is converted and called as a gray water.
सो दैट ग्रे वाटर इज वेरी प्योर, बट अभी तक हमारा जो लॉ है वो हैंड टच, स्किन टच के लिए अलाउ नहीं करता है, तो हम ना वो पी सकते हैं, ना नहाने के लिए वापर सकते हैं, ना बर्तन धोने के लिए वापर सकते हैं। सो इट इज ओनली यूज फॉर दी संडास में जो WC में जो फ्लशिंग सिस्टम है उसमें खाली वापर सकते हैं, या यू कैन यूटिलाइज दैट वाटर फॉर योर लैंडस्केपिंग एंड वॉशिंग ऑफ योर कार्स। तो उसके लिए जो उसका जो सिस्टम है पूरा, ओके, तो वो सिस्टम के लिए आपको उसका जो प्लान है वो नेसेसरी है, इसके इंस्टॉलेशन डिटेल्स, सर्टिफिकेशन डिटेल, NOC फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अभी STP में सुअर ट्रीटमेंट प्लान में जो तुम्हारे पूरे WC का स्लज है वो वहां जाता है, एंड देन बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं, एंड देन देर इज वन केमिकल विच इज मिक्स टू इट, और उसका चर्निंग होता है, और उसके बाद वो जो पानी निकलता है वो अच्छा पानी होता है, और जो ड्राई स्लज निकलता है इट बिकम्स मैन्योर। ओके, तो उसका सिस्टम इफ यू डोंट वर्क आउट प्रॉपरली तो उसमें से फॉल स्मेल आता है, तो उसके लिए एक डक्ट होता है जो ऊपर टेरेस में जाके छोड़ा जाता है, तो उसका भी जो पंप होता है, सो दैट टेस्टिंग, देन डोजिंग पंप, ब्लोअर, ये सब चीज़ों का टेस्ट सर्टिफिकेट्स हमको होना चाहिए। देन वर्मी और कंपोस्ट कल्चर, अभी ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें वेस्ट जो है, सॉलिड वेस्ट जो अपना किचन का वेस्ट होता है उसके लिए वर्मी कंपोस्ट कल्चर का एक प्लांट होता है, सो दैट हैज टू बी प्रॉपरली मेंटेन्ड। वो अच्छा मेंटेन करेंगे तो वील गेट मैन्यूअर, यू कैन यूटिलाइज फॉर योर लैंडस्केपिंग, और यू कैन ऑल्सो सेल दैट। समझो प्रोजेक्ट में गार्बेज शूट है, देन इट हैज टू बी प्रॉपरली क्लीन्ड, देन उसका जो कलेक्शन है इट हैज टू बी प्रॉपरली डिमार्केटेड एंड क्लीन्ड एवरी डे, तो जिससे फॉल स्मेल आए नहीं। देन दी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है मीन्स आपका टेरेस का जो पानी है, तो टेरेस में जो रेन वाटर है इट इज टेकन थ्रू पाइप टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से आगे जाके वो फिल्ट्रेशन पिट में जाता है। अभी फिल्ट्रेशन पिट में आपका जो ईट होता है, ब्रिक्स, उसके टुकड़े होते हैं, देन एग्रीगेट होती है, देन कोयला कोल वो डाला जाता है, एंड देन देर इज अ जो सैंड होती है वो डालते हैं, उसमें से जो पानी है वो पूरा साफ होके फिल्टर होके देन इट इज रिचार्ज इधर इनटू वाटर वेल और योर बोर वेल और इनटू रिंग वेल। तो रिंग वेल करके हम जमीन में पानी सोक करते हैं, जिससे आपकी वाटर टेबल जो है वो अच्छी बढ़ती है। इफ द रिंग वेल एंड दैट सोकिंग पिट्स आर नियर योर बोरवेल, तो बोरवेल को पानी बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये जो सिस्टम है, समटाइम्स देर आर कार्बन फिल्टर्स ऑल्सो, ओके, वो लगाते हैं, तो कार्बन फिल्टर का भी क्लीनिंग होना है, और एवरी ईयर आफ्टर मॉनसून ये जो फिल्ट्रेशन पिट है उसको भी क्लीन करना है, क्योंकि अंदर बहुत कीचड़ आ जाता है, तो उसमें का भी पूरा जो माल मसाला है बाहर निकाल के धो के वापस वो फिल्ट्रेशन प्लांट रिचार्ज करना पड़ता है। देन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में दो प्रकार है, वन इज वाटर एंड वन इज योर सोलर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन। तो जो टेक्निकल डिटेल्स है सोलर सिस्टम के, सो दैट हैज टू बी सबमिटेड टू सोसाइटी। अभी इसके इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट, इफ इट इज वाटर का जो हॉट वाटर का है, तो दो वो जो सिस्टम है उसका प्लम्बिंग का लेआउट, देन कहाँ से पानी आ रहा है, वी हैव टू इंसुलेट दैट प्रॉपरली, कि कोई बच्चे टेरेस में जाके वो पाइप को या उसको हाथ नहीं लगाए तो उसका कोई चटका नहीं बैठे गर्म पानी का। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दोज थिंग्स, एंड देन ऑल पाइपिंग जो हॉट वाटर का है शुड बी प्रॉपरली इंसुलेटेड, वो इंसुलेटेड नहीं है तो पानी सब ठंडा हो जाएगा। दूसरी चीज सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इफ वी आर यूजिंग फॉर कॉमन कैप्टिव यूसेज, so that has to be properly used. The surplus electricity is connected to grid. तो जो रिवर्स मैकेनिज्म है मीटरिंग का वो भी लोगों को समझ के लेना बहुत जरूरी है, और उसका बिलिंग सिस्टम नीड्स टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। तो ये जो भी हम एडवांस सिस्टम वापर रहे हैं, ये सोसाइटी कमिटी और आपका जो भी मैनेजर होगा या आपका हाउसकीपिंग एजेंसी होगी, ये लोगों ने सब समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इज इलेक्ट्रिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पार्ट। अभी छोटे प्रोजेक्ट में ट्रांसफार्मर बाहर रहता है
और वहाँ से HT लाइन अंडरग्राउंड केबल आती है एंड दैट इट एंटर्स इनटू योर मीटर रूम। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो वी हैव टू डेसिग्नेटेड सम स्पेस फॉर ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में हाई टेंशन लाइन आएगी, इट विल बी डाउन साइज डाउनग्रेड टू LT, LT से आपके मीटर रूम में आएगी, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली, देन एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सोसाइटी का होगा एंड देन हर फ्लैट में एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा और उसका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्विच बोर्ड होगा। तो ये जो पूरा प्लानिंग है तो ये लेआउट प्लान हैज टू बी सबमिटेड प्रॉपरली। और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान भी सबमिट करना है, नहीं तो कभी कभी हम वो ड्रिल करेंगे दीवार में, वहाँ पीछे कंड्यूट है तो शॉक लगने का डर है। सो वी नीड टू नो फ्रॉम वेयर द लाइन्स हैव बीन laid. Then all earthing pits properly demarcated. If it is a high-rise building, then lightning arrestor, their test report and their earthing pit, and they are to be properly maintained. उसका सर्विसिंग किया जाता है अर्थिंग पिट का, दे आर प्रॉपरली क्लीन्ड। उसमें समझो नमक मैन्युअली डालना है वो भी हमको डाल के प्रॉपर करना है। जैसे वो सॉफ्टनर है जो MEP में था, तो सॉफ्टनर में भी ऑटोमेटिक जो केमिकल होता है वो जाता है, मगर वो भी हमको रिफिल करना पड़ता है या हर महीने नमक डालना पड़ता है। तो जो भी सिस्टम इंस्टॉल होगी है वो समझ के सॉरी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। अभी इलेक्ट्रिकल का जो मेन पैनल बोर्ड है दैट हैज टू बी प्रॉपरली अंडरस्टूड कि लिफ्ट का पैनल बोर्ड है। तो कभी कभी लिफ्ट में क्या होता है, इसमें समझो थाना या कहीं उलुंड वगैरह सबब में वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत बार होता है, तो ऐसे फेज को वो इलेक्ट्रिसिटी जोड़नी चाहिए लिफ्ट की जहाँ फ्लक्चुएशन कम है। वोल्टेज में कम ज़्यादा होएगा तो फेज जो भी है बहुत बार चेंज हो जाती है और लिफ्ट बंद पड़ती है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। मुंबई सिटी में जहाँ BST का कनेक्शन है वहाँ ये प्रॉब्लम आता नहीं है। तो ये जो चीज़ है वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट इज ऑल ये पेरिफेरल्स है, CCTV, वीडियो डोर फोन, DVR, कंप्यूटर यूज फॉर द सिक्योरिटी सिस्टम। कभी कभी कुछ सोसाइटीज में सिक्योरिटी अलार्म्स है, तो इसका भी जो लोकेशन है वायरिंग है तो हमको समझ के लेना है और उसका AMC मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ये प्रॉपर होना चाहिए एंड देन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दोज डिटेल। अब ये कॉमन इलेक्ट्रिक मीटर है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल फिक्चर्स आर कनेक्टेड टू इट। ऐसे तो नहीं है ना कोई किसी के घर का मीटर का भी कनेक्शन उसमें जोड़ दिया है तो उसको बिल आए ही नहीं और लोगों को बिल आए, तो वी नीड टू बी केयरफुल। दूसरा एक अंडरग्राउंड जो केबलिंग एंड वायरिंग है उसका भी लेआउट होना चाहिए कि एग्जैक्टली केबल बाहर से अपने मीटर रूम तक या ट्रांसफार्मर तक कहाँ से आ रही है। इट हैज टू बी प्रॉपरली कवर्ड इधर विद यूम पाइप और हाई टेंशन मार्कर्स, कि कल को कोई भी डिगिंग हो जाए खुदाई हो जाए तो केबल को नुकसान नहीं पहुंचे। हमारे यहाँ कुछ जगह लोकेशन रास्ते के कोने कोने से वो केबल डालते हैं और रास्ते के रिपेयरिंग में JCB ने फटका मार दिया, केबल कट हो गई, तो बहुत बार पेरिफेरल्स जो है कंप्यूटर्स और एनी डिजिटल गुड्स ये डिस्टर्ब होके खराब हो सकते हैं। सो वी नीड टू टेक द केयर ऑफ ऑल दोज थिंग। नाउ प्लम्बिंग, अभी इसमें अंडरग्राउंड ओवरहेड वाटर टैंक, फायर फाइटिंग टैंक का जो प्लम्बिंग है इट इज टू बी प्रॉपरली अंडरस्टूड एंड रिकॉर्डेड कि कल को कोई भी मेंटेनेंस करना पड़े तो अपने को मालूम होना चाहिए कौन सा वॉल बंद करने से कौन सा पानी बंद होना है। तो नीड टू बी वेरी केयरफुल। सोलर वाटर, फ्लशिंग वाटर, क्योंकि फ्लशिंग वाटर जो है वो इधर STP का होगा या बोर वाटर का होगा, तो कभी भी गलती से वो जो फ्लशिंग वाटर की पाइपलाइन है वो आपके डोमेस्टिक वाटर में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप पानी पिएंगे वो गंदा पानी होगा और आप बीमार पड़ेंगे। सो कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्किटेक्ट PMC नीड्स टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस थिंग कि ये मिक्सिंग नहीं होना है। Then the firefighting system. Now firefighting is very important for all the fire buildings. Okay, उसकी जो सिस्टम है वो कॉमन पर्सन ने समझ के लेनी है कि ये क्या है क्या नहीं है। अभी फायर फाइटिंग सिस्टम में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, बाद में वेट राइजर, अपने स्टेयर केस में जो लाल पाइप जाता है उसके बाजू में एक बॉक्स होता है जिसमें कॉटन पाइप होता है,
उसके बाहर में नोजल होता है, होस रील होता है, एंड देन देयर इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो एवरी पर्सन नीड्स टू नो कि आग लगती है तो ये सिस्टम कैसे ऑपरेट करनी है। जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो ऑटोमेटिक अप्रूव ऑपरेट हो जाएगी, मगर जो एक्सटिंग्विशर है इट इज टू बी मैन्युअली ऑपरेटेड। तो उसके जो एनओसीज है, फायर एनओसीज जो चीफ फायर ऑफिसर ने दिए हुए हैं, दे नीड टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी कमिटी एंड मेंबर्स। इसके जो परफॉर्मेंस टेस्ट है फॉर फायर पंप एंड द सेकंड पंप, दैट इज ईदर ऑन जनरेटर और इट इज डीजल ड्रिवन पंप। क्योंकि आग लगती है तभी जब इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो मेन पंप चालू नहीं होगा, तो फायर पंप चालू जो डीजल ड्रिवन पंप होगा या जनरेटर से चालू होगा। जनरेटर शुड बी ऑटो मोड, तो ऑटोमेटिक स्विच होना चाहिए। मैनुअल मोड में भगदड़ी होती है, उसमें वो चालू कोई नहीं कर पाएगा। ओके, देन योर वाटर प्रेशर, जो वर्टिकल डाउन लाइन है जो आपके स्टेयरकेस में से आती है, दैट लाइन वो पाइपलाइन में पानी होता है, एंड दैट पाइपलाइन जो है वो प्रेशराइज्ड है। ऊपर एक जॉकी पंप होता है, और कभी भी आग लगती है एंड इफ यू ओपन दैट होज रील तो उसका प्रेशर जो है वो डाउन होगा और जॉकी पंप ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, और प्रेशर से वो पाइप में से होज रील में से पानी आएगा। तो उसका टेस्ट सर्टिफिकेट और वाटर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हर 6 महीने में ये इसका ड्रिल, मॉकअप ड्रिल सोसाइटी ने लेना चाहिए। नहीं तो 5-5, 10-10 वर्ष में सोसाइटी देखती नहीं है, एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी निकल जाती है, और जब भी जरूरत पड़े तो भी सिस्टम काम नहीं करती। ओके, दूसरी आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी डिजाइन जो होता है जो ओवरहेड टंकी या अंडरग्राउंड का, तो पहला जो पानी आता है म्यूनिसिपल कनेक्शन से, वो पानी जो है पहले आपके फायर फाइटिंग टैंक में गिरता है, और जब भी फायर फाइटिंग टैंक भरती है तो उसका जो ओवरफ्लो है ये आपका डोमेस्टिक टैंक में गिरता है। तो कभी भी ध्यान रखना, फायर फाइटिंग टैंक और डोमेस्टिक टैंक के बीच के दीवार में होल गिराना नहीं है, नहीं तो फायर फाइटिंग टैंक में से पानी डोमेस्टिक में जाएगा, और जब भी आपका पानी, जब भी वाटर शॉर्टेज होता है तो यहाँ का पानी वहाँ जाके हर दिन दोनों पानी की टंकी खाली रहेगी, और आग लगेगी तो फायर फाइटिंग टैंक में पानी नहीं होगा। इसीलिए वाटर टैंक फायर फाइटिंग की हमेशा भरी हुई रहती है, और उसका ओवरफ्लो डोमेस्टिक में आता है। तो कभी भी ये गलती नहीं होनी चाहिए, और ये डिसिप्लिन सोसाइटी ने फॉलो करनी चाहिए। ओके, दिस इज फॉर नॉट हमारी सेफ्टी, ये आप सब लोगों की सेफ्टी। और ये कॉमन लॉबीज है, ये कॉमन लॉबीज में फायर एक्सटिंग्विशर और ये जो वर्टिकल वेट राइजर है, ओजरील है, उसके ऑपरेशन के बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैनुअल लिखे होने चाहिए। इवन इन साइन लैंग्वेज इट इज टू बी रिटन। जैसे लिफ्ट में यदि लिफ्ट बंद पड़ती है तो आपको क्या करना है वो लिखा हुआ होता है, इमरजेंसी नंबर है, वैसे डिटेल फायर सिस्टम के भी होने चाहिए। एंड देन योर लैंडस्केपिंग, फाउंटेन्स, तो लैंडस्केपिंग में भी जो लेआउट पानी का कनेक्शन का है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हॉर्टिकल्चर, डिटेलिंग, प्लम्बिंग लेआउट, इसके प्लान सोसाइटी को देने हैं। देन स्विमिंग पूल एंड इट्स फिल्ट्रेशन प्लांट, उसकी क्या अरेंजमेंट है, उसका क्या मेंटेनेंस करना है, व्हाट आर दी एएमसी थिंग्स, वो देना है। और दूसरा स्विमिंग पूल में नो लीकेज गारंटी सर्टिफिकेट दैट स्पेशल वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर शुड गिव ऑन स्टैम्प पेपर, कि कभी भी आगे चल के प्रॉब्लम होगा तो दैट पर्सन इज लायबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्शन। क्योंकि एक बार स्विमिंग पूल से लीकेज आ गया कि वो भारी भरकम खर्चा है। सो वी नीड टू बी केयरफुल टू टेक दैट गारंटी ऑफ लीकेज। एंड देन एएमसी, ये सब अपने पास होना चाहिए। एंड देन द लास्ट नॉट द लीस्ट, फिटनेस सेंटर एंड जिम, तो उसके भी जो इक्विपमेंट है वो, उसके भी जो एएमसी है, टेस्ट सर्टिफिकेट्स है, वी नीड टू टेक in our hand, and then ensure that all the amenities given by the developer are properly given in working condition, their warranty guarantees and AMC certificate। ये सब हम साथ में हाथ में लेंगे तो आगे 30 और 40 वर्ष बाद जब भी आप बिल्डिंग रिपेयर करो या रीडेवलप करो तो हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स होंगे, और ये डॉक्यूमेंट की
सिर्फ एक कॉपी नहीं, तो उसकी बहुत सारी कॉपी होनी चाहिए एंड द सॉफ्ट कॉपी शुड बी अपलोडेड ईदर ऑन क्लाउड और ऑन ईमेल कि कभी कोई आग लग गई, पानी भर गया, वो सोसाइटी ऑफिस लीकेज हो गया, तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वी नीड टू हैव दी ऑल डॉक्यूमेंट्स till the life of your building. Thanks a lot.